एक देश की चिंगारी इंडियन नेशनलिज्म अर्थात भारतीय राष्ट्रीयवाद क्या है? नेशनलिज्म एक बहुत पावरफुल आइडिया है। ये एकता की फीलिंग है। लोगों को लगता है कि वो एक दूसरे से जुड़े हैं, उनकी मातृभूमि एक ही होती है। ये फीलिंग बहुत गहरी होती है। ये दिलों और दिमागों को जोड़ती है। ये लोगों को अपने देश की भलाई के लिए काम करने की प्रेरणा देती है। इंडिया की सभ्यता बहुत पुरानी है, हजारों सालों से ये चली आ रही है। बहुत सारे राज्य आए और गए, अलग अलग तरह के कल्चर्स थे, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती थी, अलग अलग रिवाज माने जाते थे। फिर भी एक कॉमन कल्चरल धागा था। इस धागे ने लोगों को एक साथ बुन रखा था। ब्रिटिश राज ने बहुत कुछ बदल दिया। वो व्यापारी बनकर आए थे, फिर वो शासक बन गए। उन्होंने भारत को राजनीतिक रूप से एक तो किया, पर अपने विदेशी कंट्रोल में। वो अपने साथ मॉडर्न एजुकेशन भी लाए, उसके साथ नए आइडियाज आए, आजादी और सेल्फ रूल के आइडियाज। इंडिया एक देश है, ये आइडिया और मजबूत हुआ। असंतोष के बीज, ब्रिटिश पॉलिसीज और शुरुआती जागृति। ब्रिटिश पॉलिसीज से बहुत मुश्किलें हुई। ये पॉलिसीज इंडिया की भलाई के लिए नहीं थी, ये ज्यादातर ब्रिटिश हितों के लिए थी। इंडिया का धन बाहर जा रहा था, इसे ड्रेन ऑन ऑफ वेल्थ कहा जाता था। इंडियन इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान हुआ, कपड़े, हस्तकला और भी बहुत कुछ कम हो गए। ब्रिटिश सामान से इंडियन मार्केट्स भर गए, बहुत सारे कारीगरों का काम छिन गया। किसानों को भी बहुत दिक्कतें हुई। जमीन से टैक्स लेने के तरीके बहुत सख्त थे, टैक्स बहुत ज्यादा थे। अक्सर किसान टैक्स नहीं दे पाते थे, उनकी जमीनें छिन जाती थी, वो गहरे कर्ज में डूब जाते थे। खेती में ज्यादा सुधार नहीं हुआ, गांवों में गरीबी बड़ा चढ़ गई। इससे चारों तरफ बहुत नाराजगी फैली। इसके साथ ही एक नई जागृति शुरू हुई। कुछ इंडियंस ने अपने ही समाज में कमियां देखी। वो सोशल सुधार चाहते थे। उन्होंने पुराने रिवाजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राजा राम मोहन रॉय जैसे लीडर्स सामने आए। उन्होंने एक मॉडर्न इंडिया के लिए काम किया। एक वीओ इंडियन नेशनल कांग्रेस और स्वदेशी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। ये साल 1885 में हुआ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना थी। ए.ओ. ह्यूम, एक रिटायर्ड ब्रिटिश अफसर, ने मदद की। बहुत सारे इंडियन लीडर्स इसमें शामिल हुए। इससे इंडियंस को एक मंच मिला, अपनी बात रखने की एक जगह, ब्रिटिश लोगों से बात करने का एक तरीका। ये एक नई शुरुआत थी। शुरू में कांग्रेस के मकसद ज्यादा बड़े नहीं थे। उन्होंने पूरी आजादी नहीं मांगी, शुरुआती सालों में नहीं। उन्होंने सुधार मांगे, सरकारी नौकरियों में और ज्यादा इंडियंस, देश चलाने में ज्यादा भागीदारी। वो शांतिपूर्ण तरीकों में विश्वास रखते थे। अर्जियां और अपील आम बात थी। उन्हें ब्रिटिश न्याय की उम्मीद थी। फिर आया बंगाल का बंटवारा। ये 1905 में हुआ। लॉर्ड कर्जन उस समय वाइसरॉय थे। उन्होंने बंगाल को बांटने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, लेकिन इंडियंस को इसमें कोई और ही इरादा दिखा। उन्हें लगा कि ये हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने के लिए है। इसी गुस्से से स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ। महात्मा का आगमन, गांधी का सत्याग्रह का रास्ता। मोहनदास करमचंद गांधी एक वकील थे। उन्होंने साउथ अफ्रीका में काम किया था। वहां उन्होंने इंडियंस के हेशू के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने एक नया हथियार बनाया। ये हथियार था सत्याग्रह। इसका मतलब है सत्य की ताकत या आत्मा की ताकत। ये बिना हिंसा के संघर्ष करने के बारे में था, बिना हिंसा के अन्याय से लड़ना। वो 1915 में इंडिया लौटे। गांधी ये नया तरीका इंडिया लेकर आए। उन्होंने सबसे पहले इसे चंपारण में इस्तेमाल किया। ये बिहार में था 1917 में। वहां नील की खेती करने वाले किसानों पर अत्याचार होता था। ब्रिटिश बागान मालिक उन्हें नील उगाने के लिए मजबूर करते थे। वो बहुत कम दाम देते थे। गांधी उनकी मदद के लिए वहां गए। उन्होंने किसानों को शांति से इकट्ठा किया। सरकार को उनकी बात सुननी पड़ी। इसके बाद हुआ खेड़ा सत्याग्रह। ये गुजरात में 1918 में हुआ। खेड़ा जिले में फसल खराब हो गई थी। किसान टैक्स नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने सरकार से राहत मांगी। सरकार ने उनकी अर्जी ठुकरा दी। गांधी ने किसानों के विरोध का नेतृत्व किया। आखिरकार सरकार एक समझौते के लिए मान गई। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व किया। साम्राज्य को हिलाना, असहयोग और सविनय अवज्ञा। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया को सुधारों की उम्मीद थी, लेकिन उसे मिला दमनकारी रॉलेट एक्ट। इस एक्ट में बिना मुकदमे के गिरफ्तारी हो सकती थी। ये काला कानून था। इससे सभी इंडियंस को बहुत गुस्सा आया। फिर हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर में अप्रैल 1919 में जनरल डायर ने एक शांतिपूर्ण भीड़ पर गोली चलाने का हुक्म दिया।
सैकड़ों लोग मारे गए और बहुत सारे घायल हुए। पूरा देश सदमे और दुख में था। गांधी ने फैसला किया कि अब बड़े एक्शन का टाइम है। उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया। ये 1920 में शुरू हुआ। उन्होंने इंडियंस से ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करने को कहा। स्कूल और कॉलेज का बायकॉट करो, अदालतों और काउंसिल्स का बायकॉट करो, विदेशी सामान का पूरी तरह से बायकॉट करो, ब्रिटिश टाइटल्स और सम्मान छोड़ दो। लाखों लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए। स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए, वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, लोगों ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया। ये एक बहुत बड़ा, पूरे देश में फैला हुआ विरोध था। इसने इंडिया की एकता और ताकत दिखाई। ब्रिटिश सरकार हिल गई थी। ये मूवमेंट ज्यादातर शांतिपूर्ण था। हालांकि कुछ हिंसा हुई, जैसे चौरी चौरा हत्याकांड। गांधी ने फिर मूवमेंट रोक दिया। आखिरी पुकार, भारत छोड़ो आंदोलन। दूसरा वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुआ। ब्रिटेन ने ऐलान किया कि इंडिया भी जंग में शामिल है। उन्होंने ये इंडियन लीडर्स से पूछे बिना किया। इससे इंडियन नेशनल कांग्रेस को गुस्सा आया। इंडियन लीडर्स आजादी का वादा चाहते थे। अगर इंडिया को जंग में मदद करनी थी, ब्रिटिश इसके लिए तैयार नहीं थे। क्रिप्स मिशन जैसी बातचीत फेल हो गई। इंडियंस में निराशा बढ़ती गई। महात्मा गांधी को लगा कि अब वक्त आ गया है, ब्रिटिश के इंडिया छोड़ने का वक्त। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। यह अगस्त 1942 में हुआ। बॉम्बे में एक मीटिंग में उन्होंने एक जोरदार नारा दिया, करो या मरो। इसका मतलब था आखिरी दम तक लड़ाई, तुरंत आजादी की मांग। अब और इंतजार नहीं और वादे नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन एक बड़ा जन विद्रोह था। पूरे देश में लोगों ने विरोध किया। हड़तालें और प्रदर्शन हुए। कुछ लोगों ने सरकारी संपत्ति पर हमला किया। रेलवे लाइनें रोक दी गईं। कम्युनिकेशन सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाया गया। ये गुस्से का अचानक से फूटा हुआ उबाल था। ब्रिटिश सरकार ने सख्ती से जवाब दिया। उन्होंने गांधी और दूसरे लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया। आजादी के कई रास्ते, संघर्ष में अलग अलग योगदान। महात्मा गांधी का लीडरशिप सबसे अहम था। उनके अहिंसा के रास्ते ने लाखों लोगों को प्रेरणा दी। लेकिन आजादी की लड़ाई बहुत बड़ी थी। बहुत सारे दूसरे लीडर्स और ग्रुप्स ने भी योगदान दिया। उनके आइडियाज और तरीके अलग थे। सबका मकसद एक ही था, आजाद इंडिया। ये विविधता एक ताकत थी। इससे आजादी की व्यापक इच्छा दिखी। इस संघर्ष से बहुत सारे हीरो निकले। सुभाष चंद्र बोस एक जोशीले लीडर थे। उन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता था। वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे। लेकिन गांधी जी से उनके कुछ मतभेद थे। वो ज्यादा सक्रिय विरोध में विश्वास रखते थे। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई। उनका मानना था कि ब्रिटेन की मुसीबत इंडिया के लिए एक मौका है। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्हें एक मौका दिखा। वो आजादी के लिए लड़ना चाहते थे। नेताजी बोस इंडिया से दिलेरी से भाग निकले। वो जर्मनी गए और फिर जापान। उन्होंने एक्सिस पावर्स से मदद मांगी। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। ये इंडियन नेशनल आर्मी INA थी। इसमें युद्ध के इंडियन कैदी थे और साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले इंडियन नागरिक थे। INA ने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका नारा था जय हिंद। भले ही वो मिलिट्री तौर पर जीते नहीं, पर उन्होंने बहुतों को प्रेरणा दी। उनकी बहादुरी एक मिसाल बन गई। एक नए युग की सुबह, इंडिया की आजादी और उसकी विरासत। दूसरे वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद हालात बदल गए। ब्रिटेन बहुत कमजोर हो गया था। दुनिया भर के हालात अलग थे। इंडिया की आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। ब्रिटिश सरकार ने इंडिया छोड़ने का फैसला किया। सत्ता सौंपने के लिए बातचीत शुरू हुई। लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वायसरॉय बनकर आए। उन्हें आजादी देने का काम सौंपा गया था। रास्ता आसान नहीं था। एक बड़ी चुनौती पाकिस्तान की मांग थी। मुस्लिम लीग, जिसके लीडर मोहम्मद अली जिन्ना थे, मुसलमानों के लिए एक अलग देश पर अड़ी हुई थी। इससे बहुत तीखी राजनीतिक बहसें हुई और दुख की बात है कि इससे सांप्रदायिक हिंसा भी हुई। आखिरकार देश का बंटवारा हो गया। इंडिया और पाकिस्तान दो देश बन गए। ये बंटवारा बहुत दर्दनाक था। लाखों लोग बेघर हो गए, बहुत जाने गए। इसने एक गहरा निशान छोड़ा। आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया। 15 अगस्त 1947 इंडिया एक आजाद देश बन गया। ब्रिटिश झंडा नीचे उतारा गया। इंडिया का तिरंगा फहराया गया। जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने इंडिया की ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नियति से वादा की बात की। ये बहुत खुशी का पल था और संघर्ष पर सोचने का भी। पीढ़ियों से देखा गया एक सपना सच हुआ।